फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार। नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूं अपने प्रीवियस चैप्टर्स जो मैं डिस्कस कर रहा था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के आगे के कंटेंट को लेकर के। अभी तक मैंने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में स्पेशली दो चीजों को मैंने डिस्कस किया है। पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं, और दूसरा जो कि पिछले वीडियोज में मैं लेकर के आया था आपके सामने, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कहते किसे हैं और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के फीचर्स क्या हैं, आप रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैसे प्रिपेयर करोगे, इन सारी चीजों को जो है मैंने पिछले वीडियो में ये चीजें आपके लिए लेके आया था। तो चलिए अब इससे आगे की चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा मैं फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो इसका इंट्रोडक्शन क्लास था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, कि उसमें कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ जो भी स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है तो उसमें तीन तरीके के स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। यानी कि कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तीन तरह के स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है, जिसमें पहला स्टेटमेंट जो था वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आशा है कि जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और आगे फर्दर इस वीडियोस को देखने के लिए, आगे की फर्दर टॉपिक को समझने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, ताकि एक हमें भी मोटिवेशन मिले कि अधिक से अधिक बच्चे देख रहे हैं और हम लोग भी आपके लिए कुछ अच्छा कर सके। क्योंकि जो सीन चल रहा है, मेरे को नहीं लगता है कि अगला 2 महीने तक किसी भी तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो रीओपन होने वाले हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग अपने काम पे लगे हुए हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने पहले ही यहाँ पे इसके डेफिनेशन, उसके फीचर्स को मैंने यहाँ लिख रखा है ताकि मुझे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो चलिए हम लोग इस चीज को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको पिछले वीडियो में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बारे में दोस्तों मैंने बताया था, और मैंने बताया था कि ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता क्या है, हम लोग इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं। मैंने एक स्कूल का रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना करके वो एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझाया। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को जो है हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बेसिस पे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ प्रॉफिट एंटिटी। This account is prepared on the basis of accrual system and the items revenue nature is recorded in this account. मैं इसका जो डेफिनेशन लिखा है मैं इसके ऊपर रिपीट करना चाहूंगा कि कहता है कि व्हाट इज, सबसे पहले हम उसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है दोस्तों? तो मित्रों मैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पहले समझाता हूं। कहता है दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात क्या होगी कि ये जो अकाउंट है, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैचिंग रेवेन्यू रिसीव्स विद रेवेन्यू एक्सपेंसेस, है ना। जरा मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैचिंग रेवेन्यू रिसीव्स, और या फिर इनकम कुछ भी बोल सकते हो आप, revenue receipts or income with revenue expenses to determine surplus or deficit, है ना। तो यहां मेरी डेफिनेशन में दो बातें निकल के आई। पहला, ये जो
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रिपेयर किया जाता है, जिस तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। मोर और लेस वैसे ही होता है, लेकिन उससे कुछ डिफरेंसेस है इसमें, और आज मैं उस डिफरेंसेस को भी आपको मैं बताऊंगा आगे। आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, मैं इसके डिफरेंसेस को भी जो है मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात। दूसरी बात, मैचिंग विद रेवेन्यू रिसीव्स विद रेवेन्यू एक्सपेंसेस टू डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट। दूसरी बात निकल के आ गई, revenue receipts with revenue expenses. I am not saying here capital receipts and capital expenses. It means एक यहां चीज हाइट छुपी हुई एक और चीजें हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट को रेवेन्यू एक्सपेंस के साथ मैच कराया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंसेस को यहां पे हम लोग इग्नोर कर देते हैं टू डिटरमाइन सरप्लस एंड और डेफिसिट, कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स को रेवेन्यू एक्सपेंस के साथ क्या किया जाता है, मैच कराया जाता है। किस लिए? सरप्लस और डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए, सरप्लस और डेफिसिट को जानने के लिए। एक और बात इसमें कहती है, कहा जाता है कि दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल सिस्टम, है ना। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कैश सिस्टम बेस और एक्रूअल सिस्टम होता क्या है। मैं वैसा होगा मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूंगा कि ये जो अकाउंट है वो एक्रूअल सिस्टम पे क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे दो तीन बातें दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रही है, जरा मेरे डेफिनेशन को देखिएगा कि दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। दूसरा, मैचिंग विद रेवेन्यू रिसीट्स विद रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और तीसरा, टू डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट और ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट। ये चार चीजें दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रही है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो किस बेसिस पे? पहला, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जिस तरह से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी हम लोग ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रिपेयर करते हैं। उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर क्या करते हैं हम लोग? प्रिपेयर करते हैं। दूसरी बात क्या है यहाँ पे? मैचिंग रेवेन्यू रिसीप्ट्स विद रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब आपको पता है कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया था, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो मैंने प्रिपेयर किया था, या फिर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को जो प्रिपेयर किया जाता है वो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरह के आइटम के साथ प्रिपेयर किया जाता है। उसमें रेवेन्यू आइटम्स भी होते हैं और कैपिटल आइटम्स भी होते हैं। चाहे रेवेन्यू रिसीप्ट्स हो रहा हो, रेवेन्यू पेमेंट्स हो रहा हो, कैपिटल रिसीप्ट्स हो रहा हो या फिर कैपिटल पेमेंट्स हो रहा हो, उसमें दोनों ही तरह के आइटम को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग केवल रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं। तो फिर आप बोलोगे कि सर फिर कैपिटल कहां गया उसका? तो दोस्तों, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जो कैपिटल आइटम्स होता है उस कैपिटल आइटम को हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, आप सिंपल से मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने यहां पे क्या बनाया? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। मैं चलो सिंपल से एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आपने यहां बना लिया रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स में क्या है? रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम। कैपिटल ये रिसीप्ट साइड हो गया एंड यहां पे भी रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीप्ट्स हो गया। ये पेमेंट, सॉरी ये पेमेंट हो गया, ठीक है। अब यहां पे हम लोग जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। चलिए, और यहां पे जो है मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं यहां के लिए, ठीक है। एक लायबिलिटी साइड, एक एसेट साइड। अब यहां पे क्या है? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है ये रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही तरह के रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहां से जो है जो भी हमने रेवेन्यू रिसीप्ट्स किया वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू इनकम का पार्ट हो जाएगा। यहां पे क्या हो गया? ये रेवेन्यू इनकम हो गया। यस और नो? जो भी रेवेन्यू रिसीप्ट किया वो कहां चला जाएगा? रेवेन्यू इनकम में चला जाएगा। और जो भी हमने कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट का मतलब क्या हो गया? जैसे हमने कोई सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट किया, हमने कोई एंट्रेंस फी रिसीव किया, ठीक है, तो ये जो भी रिसीप्ट हो रहा है ये रेवेन्यू नेचर का है, तो इसीलिए हम लोग इसे कहां डालेंगे? इनकम साइड में डालेंगे हम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और दूसरा, जो कैपिटल रिसीप्ट हुआ होगा तो कैपिटल रिसीप्ट को हम लोग कहां डाल देते हैं? वो बैलेंस शीट में डाल देते हैं।
जो भी कैपिटल रिसिप्ट होगा, मैं आगे बताऊंगा, आइटम्स मैंने समझाए नहीं है, लाइक कोई फंड बेस्ड अकाउंटिंग का पार्ट जैसे हो गया बिल्डिंग फंड हो गया, लाइफ मेंबरशिप फी हो गया, लीगेसी हो गए, ये जो भी है हमारे कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, तो उसे हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं, ये लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। उसी तरीके से पेमेंट साइड में भी रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल नेचर का पेमेंट, ये दोनों ही क्या करते हैं हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो जो भी रेवेन्यू नेचर का पेमेंट होता है, रेवेन्यू नेचर का जो पेमेंट होता है उसे हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ये इनकम साइड हो गया है ना, उसे हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करते हैं, जो रेवेन्यू नेचर का पेमेंट हो गया। लेकिन जो कैपिटल नेचर का पेमेंट होता है, कैपिटल नेचर का पेमेंट का मतलब अगर हमने कुछ पेड करके कोई एसेट परचेज किया तो हमारे कैपिटल नेचर का पेमेंट हो गया, कोई हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया वो हमारे कैपिटल नेचर का पेमेंट हो गया। तो जो भी कैपिटल नेचर का पेमेंट होता है उसे हम लोग कहां रिकॉर्ड करेंगे, उसे हम लोग एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल पेमेंट जो भी होता है ना। ये क्या हो गया, ये कैपिटल, ये रिसीप्ट जो भी हो गया। तो मेरी बात आ रही समझ में कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही तरह के आइटम को रिकॉर्ड करते हैं। अब फिर उसको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि पहला जो रेवेन्यू नेचर के आइटम्स होते हैं, यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू पेमेंट जो होते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और दूसरा जो कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल पेमेंट होते हैं उसे हम लोग कहां रिकॉर्ड कर लेते हैं, बैलेंस शीट में कर लेते हैं। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ये दोनों ही जो है उसको कहां से प्रिपेयर करते हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में जो आइटम दिए हैं उसको तो ट्रांसफर करेंगे, उसके साथ कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स भी हैं जिसको भी हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम लोग एडजस्ट करेंगे। लेकिन चलिए पहले आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझ लीजिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग फिर उसके बाद इसके फीचर्स को समझेंगे, तब जाकर हम लोग बैलेंस शीट को समझेंगे, है ना। तो चलिए मैं फिर से अपनी डेफिनेशन की ओर आता हूं। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। उसके बाद कहता है मैचिंग रेवेन्यू रिसीव्ड विद रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कि रेवेन्यू रिसिप्ट को जो है रेवेन्यू एक्सपेंस के साथ क्या किया जाता है, मैच कराया जाता है ना, टू डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट। आपको याद होगा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब प्रिपेयर किया था तो उसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को आपने कैलकुलेट किया था। लेकिन जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वहां से हम लोग जो है जिसको बैलेंस करते हैं वो नेट सरप्लस और डेफिसिट के साथ क्या करते हैं, लोग बैलेंस करते हैं। सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो जो भी सरप्लस या डेफिसिट निकल के आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, उसे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल फंड में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बारे में आगे बैलेंस शीट में आपको मैं समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। वहां पे हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते थे उसे भी हम लोग यही काम करते थे। डिफरेंसेस यही है कि वहां उसे कैपिटल में ट्रांसफर करते थे और यहां से कैपिटल फंड में ट्रांसफर करेंगे। आप बोलोगे सर ये कैपिटल और कैपिटल फंड तो दोनों तो एक ही चीज है। नहीं दोस्तों, ये दोनों एक ही चीज नहीं है, ये दोनों में डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है वो ये मैं आगे बैलेंस शीट आपको समझाऊंगा, तब फिर जो है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई कि टू डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट, कि हम लोग जो हम लोग जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हम लोग वहां से सरप्लस, वी कैन फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ सरप्लस एंड और डेफिसिट व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल फंड। एंड द लास्ट थिंग इज, and this is the very important thing in the income and expenditure account, this account is prepared on accrual basis of accounting। आपको पता है कि यहां पे दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। पहला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जिसमें हमने रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट प्रिपेयर किया था, और दूसरा एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जिसमें हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। वैसे आपको पता होगा ना, पिछले साल आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर किए थे वो भी तो एक्रुअल बेसिस पे ही प्रिपेयर किया गया था। उसे भी हमने एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे ही प्रिपेयर किया था। और आपको पता है कि एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है,
है ना, कि मतलब एक्रूअल दोज ट्रांजेक्शंस which are accrued or arise during the accounting period should be accounted for. It is immaterial whether cash is received or not or whether cash is paid or not. समझते होंगे आप लोग, अच्छे से समझते होंगे एक्रूअल बेसिस को, है ना। तो ये चीज क्या कहलाता है, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहलाता है। ठीक है, अब इसके दोस्तों कुछ फीचर्स हैं, जैसा कि मैं आपको बताया था कि फीचर जो है बेसिकली कुछ नई चीज नहीं होती है। अगर आपने डेफिनेशन को समझ लिया तो यहीं से तो फीचर्स निकल के आखिर जो मैंने ये 4 अंडरलाइन जो मैंने किया है, ये क्या है, ये तो फीचर ही है ना इसके। बट फिर भी जो है मैं वन बाय वन इसे क्या करता हूं, आपके सामने मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो बेटा देखो फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले क्या कहता है, नेचर। पहला जिसका फीचर क्या है वो है आपका नेचर। नेचर का मतलब क्या होगा कि भाई किसी ना अगर ये अकाउंट है तो किसी ना किसी अकाउंट के नेचर का तो जरूर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग केवल इनकम, एक्सपेंसेस और लॉसेस, गेन्स को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। किस अकाउंट का होता है ये, नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। ये किस नेचर का होता है बेटा, ये नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। ये जो होता है नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है। आपको पता है कि नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, इसके रूल क्या है ना। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कि जो भी आपका लॉस हो रहा है, जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसे आप क्या करो, डेबिट में रिकॉर्ड करो। यस और नो, ये तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जो भी आपके लॉसेस हो रहे हैं, जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसे आप डेबिट कर लो। और क्रेडिट क्या होता है, जो भी आपके इनकम्स हो रहे हैं, जो भी आपके गेन्स हो रहे हैं, उसे आप क्या करो, क्रेडिट में रिकॉर्ड करो। तो दिस इज द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, दिस इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। और रियल पर्सनल नॉमिनल गोल्डन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो आप लोग को भी समझते हो। तो पहला क्या हो गया, और मैं बता रहा हूं कि इस बार से 2020 सेशन से सीबीएसई में भी जो है, बिहार बोर्ड में तो पहले से ही 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। बट 2020 सेशन से बिहार सीबीएसई में भी जो है, या आईसीएसई बोर्ड में तो खैर पहले से भी नियम थे, बट यहां पर भी क्या है कि 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले तो केवल 7 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट इस बार से 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पे भी ऑब्जेक्टिव है, या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे लंबे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, भाई आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के बताओ, आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग बना के बताओ। वहां ये पूछा जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग विच नेचर, इसका नेचर क्या है। तो आपको वहां लिखना है कि नॉमिनल अकाउंट के नेचर का सिंपल एक वन वर्ड 1 मार्क्स, है ना। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। दूसरा क्या कहता है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अभी मैंने आपको बताया था ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल, है ना, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि इनकम और एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या करते हैं, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे हम लोग प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। और एक्रूअल का मतलब ही मैंने बताया कि एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। और वैसे मैं बता दे रहा हूं, कहीं पर भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अगर बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, जहां से प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करना होता है, तो 100% हम लोग किस बेसिस पे बनाएंगे, एक्रूअल बेसिस पे बनाएंगे। तभी जाकर के किसी भी, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका जो है रिजल्ट करेक्ट आ पाएगा। तभी हम लोग उसके करंट ईयर के परफॉर्मेंस को हम लोग जान पाएंगे। क्योंकि अगर कैश आप बोलोगे सर कैश बेसिस पे नहीं जानेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। कैश बेसिस पे अकाउंटिंग मैंने आपको बताया था, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट उसके बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन एक्रूअल बेसिस पे जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर करते हैं। क्यों, क्योंकि एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, कहता है ओनली दोज ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर। जब ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, है ना, कि एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग क्या कहता है, आपने पढ़ा भी होगा, मैं बट फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। एक्रूअल बेसिस पे कहता है दिस बेसिस इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये जो बेसिस होता है ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। एंड एज पर दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दोज ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर either which is accrued or which is arise
or related to the current accounting period. It is immaterial either cash is received or not or cash is paid or not. मतलब क्या हो गया कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर करेंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो, वी शुड टू अकाउंटेड फॉर, हमको उसको क्या करना चाहिए, अकाउंट में ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। चाहे उसके लिए हमने कैश में रिसीव किया हो, अगर हम कोई रिसिप्ट होना हो, रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो, तो उसके लिए हमने कैश में रिसिप्ट किया हो या नहीं किया हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। और अगर कहीं एक्सपेंस कर रहे हो तो हमने कैश में पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, ये भी कोई मैटर नहीं करता है। तो ये चीज तो एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है। मैं सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लीजिए कि आपका एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, अकाउंटिंग ईयर जो है 2000 अभी चल रहा है, 19 एंड 20 चल, 20 खत्म हो गया, 2021 अकाउंटिंग ईयर चल रहा है हमारा, 2020 एंड 21 आपका अकाउंटिंग ईयर चल रहा है। यानी कि 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 2021 में जाके ये खत्म हो जाएगा। अब ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूं। आपने, आपका ऑफिस है, कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने ऑफिस के लिए रेंट पेड करती है, ठीक है। उसने क्या किया, 11 महीने का एक पूरे के पूरे 12 मंथ्स होते हैं, यहाँ पे कितने मंथ हो जाते हैं, एक अकाउंटिंग में 12 मंथ्स होते हैं। मान लो 10,000 रुपीज का क्या है, पर मंथ ये रेंट पेड किया जाता है। कितना किया जाता है, 10,000 रुपीज पर मंथ क्या किया जाता है, ये रेंट पेड किया जाता है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगी चीजें। तो 10,000 रुपीज जो है वो पर मंथ क्या किया जाता है, रेंट पेड किया जाता है, ठीक है, पर मंथ। अब मान लीजिए उसने 11 महीने का ही रेंट पेड किया और अकाउंटिंग क्लोज हो गया, तो सिंपल सी बात है, एक महीने का क्या हो गया, आपका आउटस्टैंडिंग हो गया। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है ये किस ईयर से रिलेटेड है, 2020 टू 21 से रिलेटेड है। लेकिन पेड कितना किया, 11 मंथ के लिए, मल्टीप्लाई अगर 11 में करूं तो कितना हो जाएगा, 1,10,000 रुपए, यानी कि 1,10,000 रुपीज क्या किया गया ड्यूरिंग द ईयर, है ना, ड्यूरिंग करेंट ईयर रेंट पेड किया गया। लेकिन जब हम लोग दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो क्या वहां आप 1,10,000 लिखोगे, क्या साल में 12-11 ही महीने होते हैं, ये साल में क्या होता है, इसमें 1 मंथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 मंथ क्या हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 मंथ हो जाएंगे, क्योंकि एक अकाउंटिंग पीरियड में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और यहां पे क्या हो जाएगा, एक आपका तो आपने पेड कितना किया, 1,10,000, अब एक महीने का कितना हो गया, 10,000, अगर इसमें ऐड कर देंगे, है ना, ये आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 1,20,000। यही तो एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हुआ। लेकिन अगर कैश बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग कितना डालते हैं, पेमेंट साइड में 1,10,000, और एक्चुअल बेसिस पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,20,000, क्योंकि वो एक महीना हम लोग रह तो लिए 2020-21 में ना, हमने यूज तो ऑफिस को किया है पूरे 12 महीने के लिए। ये अलग बात है कि हमने एक महीने का पेमेंट नहीं किया, वो एक महीने का हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया और वो करंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, देन वी शुड टू अकाउंटेड फॉर, है ना, हमें क्या करना चाहिए, अकाउंट करना है, उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। और यही चीज हमारा क्या कहलाता है, एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर हो गई, दो बात यहां पे से क्लियर हो गई। तीसरा कहता है अकाउंटिंग पीरियड, है ना। अकाउंटिंग पीरियड का बेटा मतलब क्या होता है कि केवल करंट ईयर के ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई प्रीवियस ईयर का कोई ट्रांजैक्शन है या कोई फ्यूचर ईयर का यानी कि नेक्स्ट ईयर का कोई ट्रांजैक्शन है, वी शुड टू इग्नोर व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि ओनली द ट्रांजैक्शन ऑफ करंट ईयर शुड बी अकाउंटेड फॉर। कि जो करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस होते हैं हम लोग क्या करेंगे, केवल उसे ही अकाउंट फॉर करेंगे, उसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई प्रीवियस ईयर के ट्रांजैक्शन हो या फिर कोई नेक्स्ट अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन हो तो उसे हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर लेंगे। आपको याद होगा आपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में किसी भी ईयर के ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड किया था, शर्त एक ही थी कि बस वो करंट अकाउंट में ईयर में आइदर रिसिप्ट होना चाहिए या फिर पेमेंट होना चाहिए, बस यही शर्त थी केवल। लेकिन यहां पे क्या है कि शर्त यही है कि जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो केवल करंट अकाउंटिंग ईयर होगा, कि जो रिकॉर्ड होना चाहिए वो करंट अकाउंटिंग ईयर का के ही ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉन कैश आइटम, है ना, नॉन कैश आइटम। अब इसमें जो है
क्योंकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, तो जितने भी नॉन कैश आइटम्स होते हैं वो नॉन कैश आइटम्स को 100% क्या करते हैं, इसमें रिकॉर्ड करते हैं। लाइक डेप्रिसिएशन, नॉन कैश आइटम्स में क्या हो गया आपके ट्रांजेक्शन, डेप्रिसिएशन, जो भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, उस पर हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वो नॉन कैश आइटम्स है। कोई आउटस्टैंडिंग हो गया, ये नॉन कैश आइटम्स है। क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज हो गया, ये हमारे नॉन कैश आइटम्स है। तो जितने भी नॉन कैश आइटम्स होते हैं उन नॉन कैश आइटम्स को क्या करते हैं, इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो कि हम लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स में उसे इग्नोर कर देते थे। नेक्स्ट क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो जरा देखिएगा, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किसी भी तरीके का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। आपको याद होगा, आपने रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में मैंने आपको बताया था, उसके ओपनिंग बैलेंस होते हैं, वो जो स्टार्ट होता है वो करंट ईयर के, जो पिछले साल का जो बचा हुआ बैलेंस होता है, कैश या बैंक का जो बैलेंस होता है, उसको नेक्स्ट अकाउंटिंग यानी करंट ईयर में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और वही उसका ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। लेकिन यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब उसे हम लोग क्लोज करने लग जाते हैं, मैंने आपको यहाँ बताया कि आइदर सरप्लस होगा या डेफिशिएट होगा, है ना, आइदर सरप्लस होगा या डेफिशिएट होगा। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर अगर हो, यानी कि अगर इनकम साइड ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर साइड कम हो, तो वहां पर सरप्लस कहलाता है। यानी क्रेडिट साइड ज्यादा हो, डेबिट साइड कम हो, तो सरप्लस कहलाता है। और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, अगर इनकम पे एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डेफिशिएट कहलाएगा। और आइदर सरप्लस हो या डेफिशिएट हो, ये दोनों ही जो है हम लोग कहां रिकॉर्ड कर लेते हैं इसे, है ना, इसे ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल फंड में, और वो कैपिटल फंड कहां होता है, बैलेंस शीट में जाकर के होता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड आज के बारे में आगे आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइदर इट विल बी सरप्लस और इट विल बी डेफिशिएट, व्हिच वर ट्रांसफर्ड टू द liability side of the balance sheet in the capital fund। क्लियर है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये दिस वन। एंड नेक्स्ट है इग्नोर कैपिटल आइटम्स। अब जितने भी आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल के साथ मैंने बताया था कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स से जो भी कैपिटल आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, उस सारे के सारे कैपिटल आइटम्स को हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल आइटम को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। यहां पे हम लोग कैपिटल आइटम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो भी कैपिटल आइटम्स होंगे उसे हम लोग क्या ट्रांसफर कर देंगे, उसे हम लोग जो है हर एक कैपिटल आइटम, जो भी कैपिटल आइटम होगा, चाहे वो कैपिटल रिसीप्ट्स है या कैपिटल पेमेंट्स है, उसे हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है, ये भी हो गया आपका। और नेक्स्ट आपका क्या है, लास्ट ओनली द रेवेन्यू आइटम शुड बी रिकॉर्डेड। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब हो गया कि जो भी आप रेवेन्यू रिसिप्ट्स कर रहे हो, लाइक सब्सक्रिप्शन हो गया, लाइक कोई छोटा सा डोनेशन हो गया, जनरल डोनेशन हो गया, लाइक कोई एंट्रेंस फी हो गया, कोई एडमिशन फी हो गया, जितने भी इस तरह के छोटे मोटे रेवेन्यू मतलब जो बार बार हो रहे हैं, जो करंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है उसे हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं। उसी तरह से कोई रेवेन्यू पेमेंट हो गया, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे की, हमने रेंट पेड किया, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका बेनिफिट केवल करंट अकाउंटिंग ईयर में मिले। एक्सपेंडिचर का तो मतलब ये होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस दोज एक्सपेंडिचर व्हिच बेनिफिट इज अराइजिंग ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, है ना, लाइक रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, सैलरी पेड, है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये जितने भी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, है ना। अब इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके फॉर्मेट क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं आपको जरा। ठीक है, अब देखिए जिस तरीके से मैंने आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में बताया था कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी जो है प्रिपेयर करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अब जिस डेट में, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था ना कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, इसको जो प्रिपेयर किया जाता है वो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड किया जाता है। तो जो भी अकाउंटिंग पीरियड हो फॉर द
ईयर एंडेड, जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड हो उस अकाउंटिंग पीरियड में इसको प्रिपेयर करते हैं। इसको प्रॉफिट एंड लॉस की तरह हम लोग बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया। इसको बनाने का जो तरीका है वो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है, क्योंकि ये इस पे ये नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है, इसीलिए जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं उसे हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, जो भी इनकम या गेन्स होते हैं उसे हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। यानी जो भी एक्सपेंडिचर हो गया आपका, एक्सपेंडिचर ये डेबिट साइड में हो गया आपका, और ये अमाउंट का कॉलम हो गया अमाउंट इन रुपीज, इनकम जो हो गया ये आपका क्रेडिट साइड में हो गया, अमाउंट ये क्रेडिट साइड आपका हो गया। ये एक सिंपल सा जो है एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट है। अब मैंने आपको बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो रेवेन्यू नेचर के आइटम्स होते हैं केवल उसे ही रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि कैपिटल नेचर के आइटम को हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। दूसरी बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस जो है वो नहीं होता है ना। इसका केवल क्लोजिंग बैलेंस होता है, जब इसको क्लोज करने लग जाते हैं तो आइदर सरप्लस होगा या फिर डेफिशिएट होगा। तो इसका अगर मैं पहले एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करता हूं कि आपको पता है कि किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। आपको याद होगा मैंने पिछले क्लास में जो मैंने स्कूल का एग्जांपल आपको दिया था, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स बताया था। चलो मैं फिर से स्कूल के ही रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स से जो है मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने की मैं कोशिश करता हूं, है ना। तो सबसे पहले कोई भी स्कूल होता है, किसी भी स्कूल का जो मेन एक्सपेंसेस का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, उसके जो वो सैलरी जो पे करता है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ हो। और ये जो होता है ये एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस कहलाता है। क्यों? क्योंकि हर साल ये एक्सपेंसेस पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक साल अगर हमने एक्सपेंसेस पेड कर दिया तो इसके बेनिफिट जो है अगले 10 साल तक मिल रहे हो, ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि भाई सबको कमाना खाना होता है, नहीं तो घर बार चलेगा कैसे। मैं कहीं पढ़ाने अगर जाता हूं तो मुझे भी तो पैसा चाहिए, मेरे भी तो अपने परिवार हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस होता है ये बार बार रिपीटेड नेचर का होता है, इसीलिए क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाता है। तो चलिए मैं एक्सपेंसेस में इसको रिकॉर्ड करता हूं, लाइक टू स्टाफ सैलरी। अब मान लो स्टाफ सैलरी में इसको दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, एक टीचिंग और नॉन टीचिंग। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एक टीचिंग का अलग कॉलम जाएगा और यहां पे नॉन टीचिंग का ये अलग कॉलम जाएगा, और दोनों को जो होगा कंप्लीट करने टोटल करके हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग आउटर कॉलम में इसे हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस अगर कुछ हो रहे हैं तो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अगर है, ट्रांसपोर्ट इनकम हो रहा है तो निश्चित तौर पर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी कुछ ना कुछ होगा ही। तो टू ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, है ना। स्कूल आपको बसेस फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं, दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो इसीलिए उसके बिहार पे आपसे ट्रांसपोर्टेशन फी लिया जाता है, तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ ना कुछ उसको एक्सपेंसेस भी देने पड़ रहे होंगे। उसके बाद कोई मान लो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, अंधेरा में तो आप पढ़िएगा नहीं, आपको एसी चाहिए, आपको फैन चाहिए, आपको सारी फैसिलिटीज चाहिए, है ना। पहली वाली बात तो है ना कि बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, उनको किसी तरह की कोई फैसिलिटी से मतलब नहीं होती थी, बट आजकल तो भैया जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है। अब जितना सुंदर भवन बनाओ, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज दो, आप एसी लगा दो, है ना, बसें एसी होनी चाहिए, वो स्कूल ज्यादा बढ़िया कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको पे करना पड़ेगा, और ये भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, अब बहुत तरह के स्टेशनरी वगैरह वहां पे होते हैं, चौक हो गया, कार्बन हो गए, पेन हो गए, पेंसिल हो गई, बहुत तरह के जो है स्टेशनरी वगैरह पे खर्चे करने पड़ते हैं। तो और प्लस प्रिंटिंग के भी खर्चे आते हैं उन लोगों के। आपके क्वेश्चन पेपर वगैरह में क्या है, आपको दिया जा रहा है, तो क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवा के दिया जा रहा है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको प्रिंट करवाना पड़ता है। तो जो भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी क्या है, उनका एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, क्योंकि हर साल होता है, हमेशा ये तरह के एक्सपेंसेस होते ही रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टेलीफोन बिल, टेलीफोन एक्सपेंसेस, है ना, और भी बहुत तरह के जो है एक्सपेंसेस होते हैं, कैंटीन एक्सपेंसेस हो गए, जो भी इस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। अब मैं कितने का यहाँ पे एग्जांपल दूं, है ना। इसके अलावा अगर मैं इनकम की अगर बात करूं तो इनका इनकम का जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है वो आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि आपके पिताजी को लूटा जाता है ना। तो वहां पे क्या है, लूटा जाने का मतलब क्या हो गया कि जो आप ट्यूशन फी वहां पे करते हो, चाहे 500 रुपए पे करो या 5000 रुपए पे करो, इट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द स्कूल।
है ना, कि आपको फैसिलिटीज क्या देते हैं, आपको वो क्या किस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ता है। ट्यूशन भी वो रिसीव करते हैं तो ये उनके लिए रेवेन्यू नेचर का इनकम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाई ट्यूशन फी, ट्यूशन फीस, है ना। इसके बाद और उनका रिसीव का क्या सोर्सेस हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन फी वो लोग रिसीव करते हैं, देन बाई ट्रांसपोर्टेशन फी, ठीक है। आपसे बहुत तरह के एडमिशन फी, आप हर साल बहुत सारे स्कूल क्या होते हैं, हर साल कुछ ना कुछ एक एडमिशन फी रखते हैं, उनसे जो उनको रिसीव हो रहा है बाई एडमिशन फी, ठीक है। अगर उनको किसी भी तरीके का कोई ग्रांट के डोनेशन मिल रहा है जो रेवेन्यू नेचर का हो, है ना, तो बाई ग्रांट या डोनेशन, ठीक है। तो ये सब जो हो सकते हैं उसके इनकम के सोर्स हो सकते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे, अब यहां पे आप टोटल देखना, इस अकाउंट को हम लोग क्लोज करने की कोशिश करते हैं। अब इसको क्लोज हम लोग कैसे करेंगे, दोनों ही साइड को क्या करना, पहले टोटलिंग कर लेना, डेबिट और क्रेडिट साइड जिस तरीके से आप लेजर को क्लोज करते हो उस तरीके से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और ये बखूबी आप जानते हो, अगर क्रेडिट साइड इसका टोटल ज्यादा है, क्या है, अगर इसका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, टू सरप्लस, है ना। इसे हम लोग कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये जो सरप्लस होता है उसे हम लोग कैपिटल फंड में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं जाके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और दूसरा, अगर जो है आपका एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है, यानी डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बाई डेफिशिएंट। और इसे भी हम लोग कहां ट्रांसफर कर देते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग इसे ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल फंड में से हम लोग डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कैपिटल फंड को जो है हम लोग जनरल फंड और कॉर्पस फंड के नाम से भी जानते हैं, वो मैं आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो था पूरा का पूरा एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ये पूरा फॉर्मेट था। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने आपको बताया, है ना, इसके फीचर्स बताए, मैंने इसको प्रिपेयर करके बताया कि किस तरीके से लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा कोई डिप्रिसिएशन हो, कोई आउटस्टैंडिंग हो, कोई प्रीपेड हो, कि सारे के सारे एडजस्टमेंट को जो है हम लोग इसमें एडजस्ट करते हैं। मैं जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में मैं इसमें डिस्कशन करूंगा, है ना। तो होप सो आज के क्लासेस में ही ओवर करता हूं, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपके लिए बैलेंस शीट को लेकर के मैं आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस शीट में कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, नमस्कार, थैंक यू सो मच।